हेलो स्टूडेंट्स। कल अपन ने कंपनी अकाउंट स्टार्ट किया था। तो कल के लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था कुछ बेसिक थ्योरी अबाउट द कंपनीज अकाउंट्स। आज अपन डिस्कस कर रहे हैं कि जब एक कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है, जब एक कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है तो शेयर्स को इशू करने का क्या प्रोसीजर होता है। एंड सेकंड थिंग अपन पढ़ेंगे कि जब ये कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है तो इन द बुक्स ऑफ कंपनी, कंपनी की बुक्स में उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है। किसकी बुक्स में? कंपनी की बुक्स में उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है, वो अपन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एक कंपनी को जब अपने शेयर्स इशू करने होते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर होता है, किस तरीके से एक कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है, उसका प्रोसीजर समझते हैं। सबसे पहले देखो क्या प्रोसीजर होता है। सबसे पहले स्टेप वन में जो सबसे पहला काम कंपनी करती है वो क्या करती है? कंपनी ये डिसाइड करती है कि यार ये जो बिजनेस वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उसको टोटल कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले कंपनी ये डिसाइड करती है। अब कैपिटल कैसे, टोटल कितनी कैपिटल की हमें रिक्वायरमेंट है, इसको कैलकुलेट करने की भी कुछ टेक्निक्स होती हैं। उन टेक्निक्स को यूज करके कंपनी ये एस्टिमेशन लगाती है कि यार ये जो बिजनेस वो स्टार्ट करेंगे, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उनको टोटल कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले ये इसका एस्टिमेशन लगाया जाता है कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए टोटल कितनी कैपिटल की हमें रिक्वायरमेंट होगी। जैसे फॉर एग्जांपल कि अपन एक कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, सपोज करो अपन ये पैनल है, इस पैनल की मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और उसको स्टार्ट करने के लिए हमें 50 लाख रुपीस की कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। ये हमने एस्टिमेशन लगाया कि इसको स्टार्ट करने के लिए हमें 50 लाख रुपीस, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें 50 लाख रुपीस की कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। समझ आ गई बात? अब बात आते हैं इस 50 लाख रुपीस का अरेंजमेंट कैसे होगा। तो कंपनी अपनी कैपिटल, कंपनी को कैपिटल को अरेंज करने के, कंपनी कैपिटल अरेंज करने के कंपनी के पास 5 सोर्स होते हैं, 5 सोर्सेज हैं जहां से कंपनी अपनी कैपिटल को अरेंज कर सकती है। कौन कौन से हैं वो सोर्स? ये आपने बिजनेस स्टडी में भी पढ़ा होगा कि ये सोर्सेज हैं जहां से कंपनी अपनी कैपिटल को अरेंज कर सकती है। सबसे पहला जो सोर्स होता है वो होता है थ्रू इक्विटी शेयर कैपिटल। सबसे पहला सोर्स क्या होता है? थ्रू इक्विटी शेयर कैपिटल। सेकेंड सोर्स होता है थ्रू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू। थर्ड सोर्स इज डिबेंचर्स। फोर्थ इज लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स लोन लेकर किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। एंड सेकेंड इज रिजर्व एंड सरप्लस, और वी कैन से रिटेन अर्निंग, कि हमारा खुद का पैसा हम क्या करेंगे उसमें, बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। तो एक कंपनी की जो भी टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, उस टोटल कैपिटल को वो इस ये 5 सोर्स हैं जहां से वो कंपनी अपनी कैपिटल को अरेंज कर सकती है। पहला सोर्स क्या है? थ्रू इक्विटी शेयर कैपिटल। सेकंड सोर्स इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। थर्ड इज डिबेंचर। फोर्थ इज थ्रू लॉन्ग टर्म बोरिंग्स फ्रॉम बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एंड फिफ्थ वन इज रिटेन अर्निंग। तो ये 5 सोर्स हैं जहां से कंपनी अपनी कैपिटल को क्या कर सकती है? अरेंज कर सकती है, राइट। अब इसके बाद कंपनी ये डिसाइड करती है कि जो टोटल कैपिटल चाहिए अभी 50 लाख की, इसमें से कितनी कैपिटल हम इक्विटी शेयर्स के थ्रू अरेंज करें, कितनी शेयर प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू अरेंज करें, कितनी कैपिटल प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू अरेंज करें, कितनी कैपिटल डिबेंचर्स के थ्रू अरेंज करें, कितनी कैपिटल लॉन्ग टर्म बोरिंग से या बैंक से लोन लेकर अरेंज करें, और कितना पैसा हम खुद का इन्वेस्ट करें। ये कंपनी डिसाइड करती है। तो एक कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में कितनी इक्विटी शेयर होनी चाहिए, कितने प्रेफरेंस शेयर्स होने चाहिए, कितने डिबेंचर्स होनी चाहिए, कितनी बोरिंग्स होनी चाहिए, इनकी भी कुछ टेक्निक्स होती हैं, कुछ एनालिसिस करती है कंपनी। उसके बाद ये डिसाइड करती हैं कि जो भी टोटल कैपिटल चाहिए, जैसे यहाँ पे अपन एग्जांपल लिया कि हमें 50 लाख रुपीस की कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो इसमें से कितना पैसा कहाँ कहाँ से हम अरेंज कर सकते हैं। तो जैसे सपोज करो फॉर एग्जांपल हमने डिसाइड किया कि हमें टोटल 50 लाख रुपीस की कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। आउट ऑफ 50 लाख हम 30 लाख रुपीस की कैपिटल का अरेंजमेंट किसके थ्रू करेंगे? इक्विटी शेयर्स के थ्रू करेंगे। आउट ऑफ 50 लाख हम 30 लाख रुपीस की कैपिटल का अरेंजमेंट किसके थ्रू करेंगे? इक्विटी शेयर्स के थ्रू करेंगे। ये डिसाइड हो गया। ये डिसाइड करने के बाद कंपनी ये डिसाइड करती है कि हमारी जो शेयर कैपिटल है ये 30 लाख, ये बन जाएगी हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल।
तो हमारी शेयर कैपिटल का एक पार्ट कितने रुपए का होगा, कंपनी ये डिसाइड करेगी कि जो टोटल कैपिटल है 30 लाख, आउट ऑफ 30 लाख हमारी इस कैपिटल का एक पार्ट कितने रुपए का होगा। तो आपकी कैपिटल का ये जो एक पार्ट है ये कहलाएगी फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर। ये क्या कहलाएगी, आपकी फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर। अब ये फेस वैल्यू कितनी होगी, ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। यहाँ पे आपके कंपनीज एक्ट 2013 ने कोई लॉ नहीं बना रखा कि भैया आपके शेयर कैपिटल की, आपके कंपनी के एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज होगी या 100 होगी या 500 होगी। ये कंपनी टू कंपनी अपने हिसाब से डिसाइड करती है। तो क्या हुआ, हमें टोटल 30 हमने डिसाइड करा कि हम 30 लाख रुपीस की कैपिटल का अरेंजमेंट इक्विटी शेयर्स के थ्रू करेंगे। फिर हम क्या डिसाइड करेंगे, स्टेप थर्ड में हम क्या डिसाइड करेंगे कि हमारी जो कैपिटल है उस कैपिटल का एक पार्ट कितने रुपए का होगा, वो क्या कहलाएगी, फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर। वो क्या कहलाएगी, फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर। तो ये 10, 50, 100, 500, 1000 मैंने बताया कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। यहाँ पे कोई कंपनीज एक्ट में ऐसा कोई रूल नहीं है कि ये 10 का होना चाहिए या 20 का या 500 का। ये कंपनी टू कंपनी अपने हिसाब से डिसाइड करती हैं, राइट। तो ये डिसाइड कर लिया भैया टोटल कितनी कैपिटल चाहिए, उसमें से कितनी कैपिटल हम अपने इक्विटी शेयर्स के थ्रू अरेंज कर रहे हैं। फिर हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमारी शेयर का कैपिटल का एक पार्ट कितने का होगा, और वी कैन से हमारी शेयर का एक शेयर की फेस वैल्यू क्या होगी, वो हमने डिसाइड कर लिया। ये डिसाइड करने के बाद हमें परमिशन लेनी होती है कंपनी रजिस्ट्रार से और सेबी से। सेबी क्या होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हमारी कंट्री में कोई भी बिजनेसमैन अगर पब्लिक का पैसा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको सेबी से परमिशन लेनी होती है, डेट इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो कंपनी परमिशन लेगी किससे, कंपनी रजिस्ट्रार से भी एज वेल एज सेबी से भी। अब सपोज करो दोनों ने, कंपनी रजिस्ट्रार और सेबी ने आपको परमिशन दे दी कि आप अपनी 30 लाख रुपीस की कैपिटल, 30 लाख रुपीस के इक्विटी शेयर्स आप क्या कर सकते हो, इशू कर सकते हो। हमें परमिशन मिल गई कि हम 30 लाख रुपीस के इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं। तो ये जो 30 लाख रुपीस के इक्विटी शेयर इशू करने की आपको परमिशन मिली है, ये आपकी कंपनी की कौन सी कैपिटल कहलाती है, ये आपकी कंपनी की कहलाएगी नॉमिनल कैपिटल। इसका दूसरा नाम होता है ऑथराइज कैपिटल, और इसका तीसरा नाम क्या होता है, रजिस्टर्ड कैपिटल होता है। तो व्हाट इज ऑथराइज, रजिस्टर्ड या नॉमिनल कैपिटल, ये मैक्सिमम कैपिटल होती है डेट कैन बी अरेंज बाय द कंपनी थ्रू इट्स शेयर्स। यानी एक कंपनी की जितनी ऑथराइज कैपिटल होगी, एक कंपनी की जितनी ऑथराइज कैपिटल होगी या रजिस्टर्ड कैपिटल होगी या नॉमिनल कैपिटल होगी, उससे ज्यादा एक कंपनी अपने शेयर इशू नहीं कर सकती। समझ में आ गई, व्हाट इज नॉमिनल, ऑथराइज या रजिस्टर्ड कैपिटल, इट इज अ मैक्सिमम कैपिटल that can be arranged by the company through its share। यानी एक कंपनी की जितनी ऑथराइज कैपिटल है उससे ज्यादा एक कंपनी अपने शेयर इश्यू नहीं कर सकती, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं ऑथराइज कैपिटल। आपके एग्जाम में एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम कैपिटल दैट कैन बी अरेंज्ड बाय द कंपनी थ्रू इट्स शेयर। तो वो कैपिटल कौन सी कैपिटल कहलाती है, ऑथराइज कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल। समझ में आ गया आपको कि क्या होता है नॉमिनल कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल क्या है, इट इज अ सम स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन as the capital of the company limited by share and is the maximum amount of a company is authorized to raise through shares। तो क्लियर हो गया व्हाट इज ऑथराइज कैपिटल, ये मैक्सिमम कैपिटल है, ये मैक्सिमम कैपिटल होती है जिसके थ्रू कंपनी अपने शेयर्स, जिसके मतलब ऑथराइज कैपिटल क्या है, ये मैक्सिमम कैपिटल है डेट कैन बी अरेंज थ्रू शेयर्स। यानी कंपनी की जितनी ऑथराइज कैपिटल होगी उससे ज्यादा एक कंपनी अपने शेयर इश्यू नहीं कर सकती। क्लियर है व्हाट इज ऑथराइज कैपिटल। ऐसी एक और कैपिटल आती है डेट इज इशूड कैपिटल। अब कंपनी बेसिकली दो तरीके से शेयर इश्यू कर सकती है, एक तो कैश में एंड सेकंड एज अ कंसीडरेशन, एज अ कंसीडरेशन। तो एक कंपनी अपने शेयर कैश में इशू कर रही है, काय में इशू कर रही है, कैश में। मतलब इन्वेस्टर से पैसा लिया और उसके बदले में कंपनी ने उसको अपने शेयर इशू कर दिए। और सेकंड दूसरा तरीका क्या बताया, एज अ कंसीडरेशन, कंपनी अपने शेयर्स इशू कर रही है एज अ कंसीडरेशन।
ऐसा कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है कि सपोज करो कंपनी ने कोई मशीनरी परचेज करी 10 लाख रुपीस की, तो यानी अब इस मशीनरी के जिससे मशीन खरीदी है उस वेंडर को हमें कंसिडरेशन पे करना है, उस वेंडर को हमें क्या करना है, कंसिडरेशन पे करना है। तो उस कंसिडरेशन में हम उसको कैश या चेक से पेमेंट नहीं कर रहे, हम उसके बदले में उसको अपनी कंपनी के शेयर्स देके फिर क्या कर रहे हैं, उसका पेमेंट कर रहे हैं। तो व्हाट इज इशूड कैपिटल? ऑथराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट, it is that part of authorized capital that can be issued by the company in cash or in consideration. Authorized capital में से वो number of shares जो कंपनी ने इशू कर दिए इन कैश और इन कंसिडरेशन, तो वो कंपनी की क्या बन जाएगी, इशूड कैपिटल बन जाएगी। समझ में आया? देखिए क्या लिखा है, इट इज दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल विच द कंपनी ऑफर फॉर सब्सक्रिप्शन, मतलब वो शेयर जो कंपनी पब्लिक में इशू कर रही है एज अ किसमें, कैश में, एंड इंक्लूड द शेयर अलॉटेड एज अ कंसिडरेशन अदर देन कैश। कंसिडरेशन अदर देन कैश मतलब कि हमने कोई फिक्स असेट परचेज करा, इसके बदले में सामने वाले वेंडर को अमाउंट पे करने के बजाय, कैश या चेक पे करने के बजाय हमने उसको अपनी कंपनी के शेयर्स इशू कर दिए, तो होता है इशू ऑफ शेयर एज अ कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो क्लियर हो गया आपको बात कि इशूड कैपिटल क्या है, ऑथराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी एज अ कैश और कंसिडरेशन इशू कर रही है, तो वो कंपनी की क्या बन जाती है, इशूड कैपिटल बन जाती है। सेकंड होती है सब्सक्राइब कैपिटल। अब सपोज करो कंपनी ने तो डिसाइड कर लिया कि 30 लाख रुपीस के शेयर्स इशू करने। अब भैया इसमें से पब्लिक ने कितने नंबर ऑफ शेयर्स परचेज करे, इसमें से पब्लिक ने कितने नंबर ऑफ शेयर्स के लिए सब्सक्राइब करा, पब्लिक ने कितने नंबर ऑफ शेयर्स खरीदे, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, सब्सक्राइब कैपिटल कहलाएगी। तो सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है, इशूड कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी ने एज अ कैश, सब्सक्राइब कैपिटल क्या है, it is that part of issued capital which can be subscribed by the investors or public। issued capital का वो part जो पब्लिक के द्वारा क्या किया गया है, सब्सक्राइब किया गया है, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, सब्सक्राइब कैपिटल कहलाएगी। तो लिखा है इट इज दैट पार्ट ऑफ द इशूड कैपिटल विच हैज बीन सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक, तो वो आपकी कौन सी कैपिटल कहलाएगी, सब्सक्राइब कैपिटल कहलाएगी। अब क्या होता है जब एक कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है, सुनना ध्यान से, जब एक कंपनी अपने शेयर कैश में इशू करती है, ठीक है ना, तो शेयर इशू होते हैं लॉट में। शेयर कैसे इशू किए जाते हैं, लॉट में इशू किए जाते हैं। लॉट मतलब ये सपोज करो कंपनी ने कहा कि भले हमारे शेयर का एक लॉट 50 शेयर्स का होगा, यानी आज अगर आप इसको, आपको इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है तो मिनिमम 50 शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। और खरीदना चाहते हो तो इस लॉट के मल्टीपल में, मतलब और खरीदना चाहते हैं तो 100, और खरीदना चाहते हैं तो 150, और खरीदना चाहते हैं तो 200। तो जब भी एक कंपनी अपने शेयर इशू करती है तो ऐसा नहीं होता कि किसी ने कहा मुझे एक दे दो, किसी ने कहा मुझे 4 दे दो, किसी ने कहा 7 दे दो, तो जो जो मांग रहे कंपनी वो दे रही है, नहीं। हमेशा जो शेयर्स इशू होते हैं वो लॉट साइज में इशू होते हैं। अब ये लॉट साइज कितने शेयर का होगा ये भी कंपनी टू कंपनी डिफर करता है। यहाँ पे भी आपके कंपनीज एक्ट ने कुछ नहीं बोला कि आपका लॉट साइज 50 शेयर्स का होना चाहिए या 100 शेयर्स का होना चाहिए, ये भी कंपनी टू कंपनी डिफर करता है। तो सपोज करो फॉर एग्जांपल कि डिसाइड करा कि हमारे कंपनी का, हम जो शेयर्स इशू कर रहे हैं, हमारा जो लॉट साइज है वो 50 शेयर्स का होगा। कितने शेयर्स का होगा, 50 शेयर्स का होगा, राइट। अब हमारे एक शेयर की वैल्यू 100 रुपीज है, यानी किसी इन्वेस्टर को पैसा इन्वेस्ट करना है तो मिनिमम 50 शेयर्स लेने पड़ेंगे, और एक शेयर है 100 रुपीज का, तो 50 इंटू 100 के हिसाब से कितने हो गए, 5000 रुपीज हो गए। कितने हो गए, 5000 रुपीज हो गए। यानी एक कंपनी को अगर अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, तो एक इन्वेस्टर को अगर पैसा इन्वेस्ट करना है तो मिनिमम उसको 5000 रुपीज का क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब क्या होता है कि आपके जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, आपके जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि इतना पैसा वो एक साथ इन्वेस्ट करें, और कंपनी चाहती है कि ऐसे जो उसके छोटे इन्वेस्टर्स हैं वो भी उसकी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करें। तो कैसे होगा ये, तो कंपनी उनको एक रास्ता देती है कि बोले हमारे शेयर का जो इशू प्राइस है 100 रुपीज, आप ये एक साथ पे नहीं कर सकते ना, आप क्या करो इसको इंस्टॉलमेंट्स में पे कर दो।
आप इसको क्या करो, इंस्टॉलमेंट्स में पे कर दो। जैसे हमारा शेयर है, उसकी फेस वैल्यू है कितनी, 100 रुपीज। ये पूरा 100 रुपीज आप पे नहीं कर सकते, आप इसको इंस्टॉलमेंट्स में पे कर दो। तो मैक्सिमम 4 इंस्टॉलमेंट में मंगा सकते हैं पैसा। कहा कि भैया पहली इंस्टॉलमेंट में 30 रुपीज पे कर देना, फिर आप 20 रुपीज पे कर देना सेकंड इंस्टॉलमेंट में कुछ समय बाद, देन आप 30 रुपीज पे कर देना, देन आप अगेन 20 रुपीज पे कर देना, और देन आप इस तरीके से टोटल 100 रुपीज पे कर देना। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जितने भी छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए इजी हो गया कि अब उनको मिनिमम 50 शेयर्स खरीदने, तो स्टार्टिंग में 50 इंटू 30 के हिसाब से उनको 1500 रुपीज ही देने पड़ेंगे, और बाकी का अमाउंट वो धीरे धीरे करके इंस्टॉलमेंट में पे करते जाएंगे, राइट। अब इसमें एक होती है आपकी कौन सी कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल क्या होती है कि जैसे शेयर है कितने का, 100 रुपीज का शेयर है, आउट ऑफ 100 कंपनी ने अपने शेयरहोल्डर को कहा भैया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डिपॉजिट करा दो 30 रुपीज की, सेकंड इंस्टॉलमेंट जमा करा दो, थर्ड इंस्टॉलमेंट जमा करा दो। यानी आउट ऑफ 100 कंपनी ने अपने शेयरहोल्डर को बोला कि आप ये 80 रुपीज डिपॉजिट करा दो। 80 कैसे हुए, 30 प्लस 20 प्लस 30, 80 रुपीज डिपॉजिट करा दो। तो कंपनी का शेयर कितना है, 100 में से कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को बोला है आप 80 रुपीज डिपॉजिट करा दीजिए। तो ये जो 80 रुपीज डिपॉजिट कराने को बोला है, ये कंपनी की क्या कहलाएगी, कॉल्ड अप कैपिटल कहलाएगी। तो व्हाट इज कॉल्ड अप कैपिटल, इट इज दैट पार्ट ऑफ टोटल कैपिटल, इट इज दैट पार्ट ऑफ टोटल कैपिटल विच इज कॉल्ड बाय द कंपनी, विच इज कॉल्ड बाय द कंपनी इज कॉल्ड कॉल्ड अप कैपिटल। टोटल कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी ने कॉल्ड कर लिया है, कंपनी ने शेयरहोल्डर्स को बोल दिया है कि आप इसको डिपॉजिट करा दीजिए, तो वो आपकी कंपनी की क्या बन जाएगी, कॉल्ड अप कैपिटल बन जाएगी। तो इट इज दैट पार्ट ऑफ टोटल कैपिटल विच इज कॉल्ड बाय द कंपनी फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर इज कॉल्ड कॉल्ड अप कैपिटल। वो आपकी क्या कहलाएगी, कॉल्ड अप कैपिटल कहलाएगी। जैसे हमने एग्जांपल लिया कि हम हमारे शेयर का इश्यू प्राइस है 100 रुपीज, हम उसको 4 इंस्टॉलमेंट्स में मंगा रहे हैं, कंपनी ने अपने शेयरहोल्डर को बोला फर्स्ट सेकंड और थर्ड इंस्टॉलमेंट डिपॉजिट करा दीजिए। तो ये जो 80 रुपीज है आउट ऑफ 100, ये जो 80 रुपीज है, ये 80 रुपीज कंपनी की क्या कहलाएगी, कॉल्ड अप कैपिटल कहलाएगी। ऐसी एक होती है आपकी, देखिए पढ़ लीजिए एक बार, इट इज दैट पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विच इज कॉल्ड अप ऑब्लिक डिमांडेड ऑन शेयर्स बाय द कंपनी। ऐसी एक होती है पेड अप कैपिटल। व्हाट इज पेड अप कैपिटल, अब कंपनी ने तो क्या बोला अपने शेयरहोल्डर को, कंपनी ने अपने शेयरहोल्डर को बोला कि आप 80 रुपीज डिपॉजिट करा दीजिए, बट आपके शेयरहोल्डर ने अभी इसमें से फर्स्ट और सेकंड इंस्टॉलमेंट ही जमा कराई है, यानी आउट ऑफ 80 आपके शेयरहोल्डर ने 50 रुपीज ही क्या करें, डिपॉजिट कराएं। आउट ऑफ 80, आउट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल जो है 80 रुपीज, उसमें से आपके शेयरहोल्डर ने अभी केवल फर्स्ट और सेकंड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट ही डिपॉजिट कराया है। कितने रुपए हुए, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के 30, सेकंड के 20, तो ये 50 रुपीज आपकी क्या कहलाएगी, पेड अप कैपिटल कहलाएगी। तो व्हाट इज पेड अप कैपिटल, इट इज दैट पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल, इट इज दैट पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल विच इज पेड बाय द शेयर होल्डर, विच इज पेड बाय द शेयर होल्डर। तो वो आपकी कौन सी कैपिटल कहलाएगी, पेड अप कैपिटल कहलाएगी। क्लियर है, व्हाट इज पेड अप कैपिटल, इट इज दैट पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल विच इज पेड बाय द शेयर होल्डर, विच इज पेड बाय द शेयर होल्डर। तो वो आपकी क्या बन जाएगी, पेड अप कैपिटल बन जाएगी। टोटल कैपिटल 100 थी, 100 में से कंपनी ने कहा था 80 रुपीज डिपॉजिट करा दीजिए, तो ये 80 रुपीज तो कॉल्ड अप कैपिटल हो गई, बट अभी शेयर होल्डर ने अभी फर्स्ट और सेकंड इंस्टॉलमेंट ही डिपॉजिट कराई है, तो फर्स्ट और सेकंड इंस्टॉलमेंट मिला के होते हैं 50 रुपीज। तो आउट ऑफ 80 आपके शेयर होल्डर ने 50 रुपीज डिपॉजिट करा दिए, तो ये 50 रुपीज आपकी क्या कहलाएगी, पेड अप कैपिटल कहलाएगी। तो व्हाट इज पेड अप कैपिटल, इट इज द टोटल अमाउंट पेड बाय द शेयर होल्डर। कॉल्ड अप कैपिटल में से वो अमाउंट जो आपके शेयर होल्डर ने पे कर दिया है, वो आपकी क्या कहलाएगी, पेड अप कैपिटल कहलाएगी। ऐसी एक होती है आपकी अनपेड कैपिटल। नाउ व्हाट इज अनपेड कैपिटल, कंपनी की कॉल्ड अप कैपिटल कितनी थी, अभी अपन जो एग्जांपल ले रहे हैं, कंपनी ने कहा था फर्स्ट सेकंड थर्ड इंस्टॉलमेंट डिपॉजिट करा दो, तो योर कॉल्ड अप कैपिटल इज 80। आउट ऑफ 80 शेयर होल्डर ने 50 रुपीज डिपॉजिट करा दिए फर्स्ट और सेकंड इंस्टॉलमेंट के, लेकिन अभी तक आपके शेयर होल्डर ने ये थर्ड इंस्टॉलमेंट डिपॉजिट नहीं कराई है। तो ये जो थर्ड इंस्टॉलमेंट डिपॉजिट नहीं कराई, ये जो थर्ड इंस्टॉलमेंट डिपॉजिट नहीं कराई है 30 रुपीज की, ये आपकी क्या कहलाएगी, अनपेड कैपिटल कहलाएगी। कौन सी कैपिटल कहलाएगी, अनपेड कैपिटल कहलाएगी। तो व्हाट इज अनपेड कैपिटल,
it is that part of called up capital, it is that part of called up capital which is not paid by the shareholder, which is not paid by the shareholder. तो वो आपकी क्या बन जाती है, अनपेड कैपिटल बन जाती है कि कंपनी ने 80 रुपीज कॉल्ड किए थे, आउट ऑफ 80 50 तो पे कर दिए, बट ये 30 रुपीज कंपनी ने शेयरहोल्डर ने अभी तक पे नहीं करे, तो ये 30 रुपीज आपकी क्या कहलाएगी, अनपेड कैपिटल कहलाएगी. तो क्लियर है व्हाट इज अनपेड कैपिटल, इट इज दैट पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल, नॉट टोटल कैपिटल, इट इज दैट पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल विच इज नॉट पेड बाय द शेयर होल्डर, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, अनपेड कैपिटल कहलाएगी. तो इट इज दैट पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल, क्या लिखा है, कॉल्ड अप कैपिटल रिमेनिंग अनपेड, जो अभी तक शेयर होल्डर ने पे नहीं करी है, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, अनपेड कैपिटल कहलाएगी. क्लियर है. ऐसी एक और कैपिटल होती है डेट इज अनकॉल्ड कैपिटल. क्या है, अनकॉल्ड कैपिटल. तो टोटल कैपिटल हमारी 100 की थी, 100 में से कंपनी ने अपने शेयरहोल्डर को फर्स्ट सेकंड और थर्ड इंस्टॉलमेंट डिपॉजिट कराने के लिए बोल दिया है, बट अभी तक ये फोर्थ इंस्टॉलमेंट डिपॉजिट कराने के लिए नहीं बोला है. तो ये जो फोर्थ इंस्टॉलमेंट है 20 रुपीज की, जो फोर्थ इंस्टॉलमेंट है, ये आपकी कौन सी कैपिटल कहलाएगी, अनकॉल्ड कैपिटल कहलाएगी. तो व्हाट इज अनकॉल्ड कैपिटल, it is that part of total capital which is not called oblique demand by the company from its shareholder, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, अनकॉल्ड कैपिटल कहलाएगी. टोटल कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी ने अभी तक अपने शेयरहोल्डर से नहीं मंगवाया है, तो वो आपकी कंपनी की क्या कहलाएगी, अनकॉल्ड कैपिटल कहलाएगी. टोटल कैपिटल मेरी 100 थी, अभी तक कंपनी ने 4 इंस्टॉलमेंट डिपॉजिट कराने के लिए नहीं बोला है, तो ये जो 4 इंस्टॉलमेंट है 20 रुपीज की, ये मेरी क्या कहलाएगी, अनकॉल्ड कैपिटल कहलाएगी. तो क्या होती है अनकॉल्ड कैपिटल, इट इज दैट पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल नॉट कॉल्ड बाय द कंपनी. टोटल कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी ने अभी तक अपने शेयरहोल्डर को डिपॉजिट कराने के लिए नहीं बोला है, तो वो आपकी क्या कहलाती है, अनकॉल्ड कैपिटल कहलाती है. ऐसी लास्ट है आपकी रिजर्व कैपिटल. तो रिजर्व कैपिटल क्या होती है कि आपकी कंपनी की ये जो अनकॉल्ड कैपिटल है, ये जो 20 रुपीज की अनकॉल्ड कैपिटल है, इसको एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास कराकर, मीटिंग में एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास कराकर कंपनी ये डिसाइड कर ले कि भैया जब हमारी वाइंड अप की पोजीशन आएगी, जब एक कंपनी का लिक्विडेशन होगा, तभी ये अमाउंट हम अपने शोल्डर से मंगाएंगे, अदरवाइज लाइफ टाइम में कभी भी ये पैसा हम अपने शोल्डर से नहीं मंगवाएंगे. तो ये कंपनी की क्या कहलाएगी, ये कंपनी की कहलाएगी रिजर्व कैपिटल. क्या कहलाएगी, रिजर्व कैपिटल कहलाएगी. तो क्या होती है, व्हाट इज रिजर्व कैपिटल, कि कंपनी का ये जो अनकॉल्ड कैपिटल है, इसको एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करा के कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि जब कंपनी का वाइंड अप होगा, जब कंपनी का लिक्विडेशन होगा, तभी ये पैसा हम अपने शोल्डर से मंगवाएंगे, अदरवाइज लाइफ टाइम में कभी भी ये पैसा हम शोल्डर से नहीं मंगवाएंगे. तो वो आपकी क्या कहलाएगी, रिजर्व कैपिटल कहलाएगी. तो पढ़ी क्या लिखा है, इट इज दैट पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल. अनकॉल्ड कैपिटल का वो पार्ट which not to call except in the event of winding of the company or for the purpose of winding off of the company. जब कंपनी को क्लोज किया जाता है तो उस प्रोसेस को लिक्विडेशन बोला जाता है. तो रिजर्व कैपिटल क्या है, अनकॉल्ड कैपिटल को, जो आपकी कंपनी की अनकॉल्ड कैपिटल है, उसको कंपनी ने एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करा के डिसाइड कर लिया कि ये जो कंपनी की अनकॉल्ड कैपिटल है, अब आगे फ्यूचर में इसको तभी मंगाया जाएगा जब कंपनी का लिक्विडेशन होगा, और अगर कंपनी का लिक्विडेशन नहीं हो रहा तो कभी भी हम लाइफ टाइम में इस अमाउंट को शेयरहोल्डर से नहीं मंगवाएंगे. तो वो कंपनी की क्या कहलाएगी, रिजर्व कैपिटल कहलाएगी. बताओ समझ में आई क्या ये टाइप्स ऑफ कैपिटल. क्या थी ऑथराइज कैपिटल, बोले ये मैक्सिमम कैपिटल है दैट कैन बी अरेंज बाय द कंपनी थ्रू इट्स शेयर. एक कंपनी की जितनी ऑथराइज कैपिटल होगी, उससे ज्यादा एक कंपनी अपने शेयर इश्यू नहीं कर सकती. व्हाट इज इशूड कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी ने इशू कर दिया एज अ कैश और एज अ कंसीडरेशन, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, इशूड कैपिटल कहलाएगी. व्हाट इज सब्सक्राइब कैपिटल, इशूड कैपिटल का वो पार्ट दैट कैन बी सब्सक्राइब बाय द पब्लिक, दैट कैन बी सब्सक्राइब बाय द इन्वेस्टर्स, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, सब्सक्राइब कैपिटल कहलाएगी. व्हाट इज कॉल्ड अप कैपिटल, टोटल कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी ने अपने शेयरहोल्डर्स को डिपॉजिट कराने के लिए बोल दिया है, वो आपकी कंपनी की क्या कहलाएगी, कॉल्ड अप कैपिटल कहलाएगी. व्हाट इज पेड अप कैपिटल,
कॉल्ड अप कैपिटल का वो पार्ट जो आपके शेयरहोल्डर्स ने पे कर दिया है. What is paid up capital? It is that part of called up capital which is paid by the shareholders. तो वो आपकी क्या कहलाएगी? Paid up capital कहलाएगी. And what is unpaid capital? It is that part of called up capital which is not paid by the shareholder. Called up capital का वो part जो अभी तक shareholders ने पे नहीं करा है, तो वो आपकी क्या कहलाएगी? Unpaid capital कहलाएगी. And what is uncalled capital? अनकॉल्ड कैपिटल क्या है? टोटल कैपिटल का वो पार्ट, टोटल कैपिटल का वो पार्ट जो अभी तक कंपनी ने अपने शेयरहोल्डर्स को डिपॉजिट कराने के लिए नहीं बोला है, तो वो आपकी कंपनी की क्या कहलाती है? अनकॉल्ड कैपिटल कहलाती है. एंड व्हाट इज रिजर्व कैपिटल? कि जो अनकॉल्ड कैपिटल है, इसको एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करा के कंपनी डिसाइड कर लेती है कि जब कंपनी का वाइंड अप होगा तभी हम ये अमाउंट शेयरहोल्डर से मंगाएंगे, अदरवाइज लाइफ टाइम में कभी भी ये अमाउंट हम अपने शेयरहोल्डर से नहीं मंगवाएंगे. तो वो कंपनी की क्या बन जाती है? रिजर्व कैपिटल बन जाती है. तो अपन पढ़ रहे थे शेयर्स को इश्यू करने का प्रोसीजर. सबसे पहले डिसाइड किया था टोटल कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है. हम ये अपनी कैपिटल इन सारे सोर्सेज से अरेंज कर सकते हैं. हमने डिसाइड करा आउट ऑफ 50 लाख हम 30 लाख रुपीस की कैपिटल का अरेंजमेंट किसके थ्रू करेंगे? इक्विटी शेयर्स के थ्रू करेंगे. फिर हमने डिसाइड करा हमारी कैपिटल का एक पार्ट कितने रुपए का होगा. वो क्या कहलाई? फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर. वो कितने का भी हो सकते हैं, 10, 50,000 कुछ भी हो सकता है. फिर हमने कंपनी रजिस्ट्रार और सेबी से परमिशन ली. सेबी ने हमें 30 लाख रुपीस की कैपिटल इशू करने की परमिशन दे दी थ्रू इक्विटी शेयर. तो वो हमारी क्या बन गई? ऑथराइज कैपिटल. फिर हमने उसमें से डिसाइड करा कि हमें कितने शेयर्स इशू करने हैं, तो वो हमारी क्या बन गई? इशूड कैपिटल. ये करने के बाद कंपनी क्या करती है? ये डिसाइड करने के बाद कि हमें कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करने हैं, ये डिसाइड करने के बाद कंपनी क्या करेगी? अपने शेयर एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट कराएगी. जैसे अभी आप कॉलेजेस में एडमिशन लेंगे, तो कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको सबसे पहले उसका एडमिशन फॉर्म लेना होता है, और उस एडमिशन फॉर्म के साथ आपको उस कॉलेज का प्रोस्पेक्टस भी मिलता है. तो ऐसी कंपनी भी क्या करती है? अपने शेयर एप्लीकेशन फॉर्म और प्रोस्पेक्टस प्रिंट कराती है. इस प्रोस्पेक्टस और शेयर एप्लीकेशन में कंपनी से रिलेटेड सारी डिटेल मौजूद होती है जो एक इन्वेस्टर को चाहिए होती है ये डिसीजन लेने के लिए कि मुझे इस कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. जिस तरीके से आज एक कॉलेज में जब एडमिशन स्टार्ट होते हैं, तो पता है इस पर्टिकुलर कॉलेज में सपोज करो बीकॉम फर्स्ट ईयर की 100 सीट्स हैं, तो कॉलेज ऐसा नहीं करती कि बोले केवल 100 ही एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट कराने, क्योंकि हमें तो 100 ही एडमिशन चाहिए. एप्लीकेशन फॉर्म हमेशा एक्सेस में प्रिंट होते हैं, सबको दिए जाते हैं, और फिर मेरिट बेसिस पे क्या होता है? कॉलेज में एडमिशन होता है. तो सेम चीज यहाँ पे है कि ऐसा नहीं कि हमने डिसाइड करा 30,000 शेयर इशू करने, तो हम 30,000 एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करेंगे, 30,000 प्रोस्पेक्टस ही प्रिंट करेंगे. हम ये एप्लीकेशन फॉर्म हमेशा एक्सेस में प्रिंट कराते हैं, और एक बार तो जो भी मांगता है एप्लीकेशन फॉर्म सबको दिए जाते हैं. राइट. ये एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करने के बाद कंपनी अपने आईपीओ. अच्छा, ये आईपीओ क्या चीज होती है? जब एक कंपनी फर्स्ट टाइम अपने शेयर इशू करती है, जब एक कंपनी फर्स्ट टाइम अपने शेयर इशू करती है, तो उसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोला जाता है आईपीओ. इसका फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर. तो ये आपके एग्जाम में एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आ सकता है कि जब एक कंपनी फर्स्ट टाइम अपने शेयर इशू करती है तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है आईपीओ, डेट इज इनिशियल पब्लिक ऑफर. तो कंपनी क्या करती है? ये अपने आईपीओ का न्यूज़पेपर के थ्रू, जो आपके चैनल्स होते हैं, टीवी चैनल्स होते हैं, उनके थ्रू, जो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके थ्रू ऐड करती है कि हमने इस तरीके से कंपनी खोली है, हम अपनी कंपनी के शेयर्स इशू कर रहे हैं, हमारी शेयर कंपनी का शेयर इतने रुपए का होगा. तो इन्वेस्टर्स को रिक्वेस्ट करती है कि आप अपना पैसा क्या करिए? हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करिए. देखिए, जैसे ये आपका भास्कर है, ये कोई टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशन लिमिटेड, इसके फ्रंट पेज पे इसने ऐड दिया था इस तरीके से कि कंपनी अपना कंपनी खुली है, ये अपने शेयर्स इशू करना चाह रही है. तो इसमें कंपनी ने इस तरीके से ऐड दिया, पब्लिसिटी कर रही है अपने आईपीओ की. ऐसी आपके जो इन्वेस्टर्स होते हैं जो ये काम करते हैं, तो उनके ईमेल्स पे ऐसे आते हैं. जैसे मैंने आपको बताया था कि शेयर्स कैसे इशू होते हैं लॉट में, तो दिख रहा है ये क्या लिखा है? 76 शेयर्स. कि यहाँ पे जो शेयर्स है, शेयर्स का जो लॉट साइज है वो कितने का है? 76 शेयर्स का है. मतलब इस कंपनी में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो मिनिमम 76 शेयर खरीदने पड़ेंगे.
और ज्यादा खरीदने चाहते हो तो 76 के मल्टीपल्स में ही आपको क्या करने पड़ेंगे, शेयर्स परचेस करने पड़ेंगे। प्राइस कितना है 187। इसकी एक ओपन डेट होती है और एक क्लोज डेट होती है, कि स्टार्ट हुआ था 10 अगस्त से ये शेयर्स इशू हुए थे, और लास्ट डेट क्या है 14 अगस्त। यानी 14 अगस्त तक जो जो लोग अप्लाई करेंगे उन्हीं को कंपनी क्या करेगी, शेयर्स अलॉट करेगी। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कंपनी अपने आईपीओ की पब्लिसिटी करती है। यानी एक तरीके से वो इन्वेस्टर्स को रिक्वेस्ट कर रही है कि हम कंपनी खोलें, हम अपनी कंपनी के शेयर्स इशू करने जा रहे हैं, तो आप अपना पैसा हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करिए। अब आपके जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन एडवर्टीजमेंट्स को देखते हैं और उनको लगता है कि एक बार देखते हैं भैया किस टाइप की कंपनी खुलने जा रही है, कैसी कंपनी है, एक बार इसका एनालिसिस करते हैं। तो वो क्या करेंगे, कंपनी का जो शेयर एप्लीकेशन फॉर्म है और प्रोस्पेक्टस है वो लेके आएंगे। कैसे, या तो अपने ब्रोकर से, स्टॉक एक्सचेंज से, और जनरली आजकल तो क्या होता है नेट से उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब आपके इन्वेस्टर के पास ये एप्लीकेशन फॉर्म और उस कंपनी का प्रोस्पेक्टस आ गया। अब क्या करेगा, इन्वेस्टर एनालिसिस करेगा क्या मुझे इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और एनालिसिस करने के बाद उसको लगता है कि हाँ ये एक अच्छी कंपनी ओपन होने जा रही है, इससे फ्यूचर में मुझे बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, तो आपका शेयर होल्डर डिसाइड करता है कि हाँ मुझे इस कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो वो क्या करेगा, इस शेयर एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट क्या करेगा, फिल करेगा। उसके बाद अपने पैन कार्ड की और जितने भी नंबर ऑफ शेयर चाहिए उसका डीडी बनाएगा। ये एप्लीकेशन फॉर्म, अपना पैन कार्ड और जितने भी नंबर ऑफ शेयर चाहिए उसका डीडी, ये तीनों चीजें वो कहाँ भिजवा देगा, कंपनी के पास भिजवा देगा। अब कंपनी को क्या होगा, ये शेयर एप्लीकेशन फॉर्म मिलेंगे विद फोटो, ऑफ पैन कार्ड एंड डीडी। कंपनी क्या करेगी, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसके साथ जो डीडी है, कंपनी उसको डिपॉजिट कराएगी अपने कौन से अकाउंट में, एस्क्रो अकाउंट में। अभी क्या चीज है एस्क्रो अकाउंट, क्या होता है एस्क्रो अकाउंट, ये होता है जैसे सपोज करो मुझे, आपको क्या करना है, सपोज करो 12th अकाउंट्स की ट्यूशन पढ़नी है। आप मेरे पास आए, आपने कहा सर मुझे पढ़ना है, मैंने कहा ठीक है पढ़ा देंगे। आपने कहा सर फीस, मैंने कहा 20,000 रुपीज़ फीस है। बोले सर कैसे लेंगे, मैंने कहा एडवांस लूंगा। अब आपको लग रहा है कि भैया सर को फीस दे दी अभी पूरी एडवांस 20,000 और बाद में सर ने पढ़ाया नहीं या ढंग से कराया नहीं और बीच में छोड़ दिया तो क्या होगा। अब और मुझे ऐसा लग रहा है कि भैया अभी अगर मैं फीस एडवांस में नहीं लूँ ये पढ़ ले और बाद में मुझे फीस ना दे तो क्या होगा। अब पढ़ना आपको भी और पढ़ाना मुझे भी, ये दोनों का काम है। तो अपन क्या करेंगे, बैंक में अपना ये एस्ट्रो अकाउंट जाके ओपन कर देंगे। आप क्या करोगे, ये फीस अपने एस्ट्रो अकाउंट में डिपॉजिट करा दोगे, ठीक है ना। और बैंक में जाके बोलोगे कि जब जब सर ये मेरा कोर्स कंप्लीट करा दें तो ये फीस क्या करना, आप सर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, दोनों को सिक्योरिटी हो गई, आपको भी और मेरे को भी। मुझे ये सिक्योरिटी हो गई जैसे मैं कोर्स कंप्लीट कराऊंगा ये फीस मेरी आ चुकी है एस्क्रो अकाउंट में, बैंक के पास है, तुरंत जैसी कोर्स कंप्लीट होगा तो ये फीस मेरे एस्क्रो अकाउंट, इस एस्क्रो अकाउंट से निकलकर मेरे बैंक अकाउंट में, मेरे पर्सनल बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। और आपको यह श्योरिटी हो गई कि सर ने अगर पढ़ाया नहीं तो ये फीस वापस एस्क्रो अकाउंट से निकलकर आपके अकाउंट में क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगी। अब बात आती है यहाँ पे क्या काम है, ये शेयर्स में क्या काम आ गया एस्क्रो अकाउंट का। क्या है, सेबी का एक रूल है, जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका एक रूल है, डेट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन, वो है 90%। क्या होता है ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90%, याद रखना एग्जाम में एमसीक्यू में आता है ये। क्या होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, सेबी का रूल ये कहता है कि आप जितने नंबर ऑफ शेयर इश्यू करने जा रहे हैं उसमें से जब तक 90% या उससे ज्यादा शेयर पब्लिक सब्सक्राइब नहीं कर लेती, पब्लिक परचेज नहीं कर लेती, आप शेयर इश्यू करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, आप शेयर इश्यू करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो याद रखिएगा मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट होता है 90%। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में कि व्हाट इज द मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट, कितना परसेंट होता है, 90%। क्या मतलब है कि सपोज करो एक कंपनी अपने 10,000 शेयर इश्यू करने जा रही है तो 10,000 का 90% कितना होता है, 9,000। यानी जब तक 9,000 या उससे ज्यादा शेयर पब्लिक के द्वारा सब्सक्राइब नहीं होंगे, पब्लिक के द्वारा परचेज नहीं होंगे, अप्लाइड नहीं होंगे, वो कंपनी अपनी शेयर इश्यू करने के लिए एलिजिबल नहीं होगी। तो जो भी आपके आईपीओ की लास्ट डेट होगी उस दिन सेबी चेक करेगा क्या 90% या उससे ज्यादा शेयर सब्सक्राइब हो गए क्या,
और अगर 90% या उससे ज्यादा शेयर सब्सक्राइब होंगे तो अब वो पैसा इस एस्क्रो अकाउंट से निकलकर कंपनी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा। और अगर 90% या उससे कम शेयर सब्सक्राइब हुए हैं तो ये पैसा एस्क्रो अकाउंट से निकलकर वापस इन्वेस्टर्स को क्या होगा, रिफंड कर दिया जाएगा, क्योंकि ये कंपनी 90% से कम सब्सक्राइब हुए शेयर, तो ये कंपनी अब अपने शेयर इशू करने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट होता है कितना, 90%। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में एमसीक्यू में ये आ सकता है कि व्हाट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट, आंसर क्या होगा 90%। समझ में आ गया आपको ये। अब सपोज करो 90% शेयर सब्सक्राइब हो गए, अब कम 90% सब्सक्राइब हो गए मतलब ये कंपनी अब शेयर इशू करने के लिए एलिजिबल हो गई, तो इस एस्क्रो अकाउंट से निकलकर पैसा कंपनी के बैंक अकाउंट में क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा। अब कंपनी सारे एप्लीकेशन फॉर्म्स को एक बार वेरीफाई करेगी और जो वेरीफाई हो जाएंगे, जेन्युइन होंगे, सब कुछ सही होगा, कंपनी उस इन्वेस्टर्स को क्या करेगी, शेयर्स अलॉट कर देगी। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है शेयर्स को इशू करने का। आई क्या बात समझ में। अब इसमें कुछ दो कंसेप्ट्स और हैं कि सपोज करो एक कंपनी को अपने 10,000 शेयर्स इशू करने और 9,000 एप्लीकेशन आई तो 90% आ गई, मतलब ये कंपनी अपने शेयर इशू करने के लिए एलिजिबल है। तो जितने शेयर्स आपको इशू करने थे उससे कम अमाउंट की अगर आपको एप्लीकेशन रिसीव होती है तो इसको बोला जाता है अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या बोला जाता है इसको, अंडर सब्सक्रिप्शन। कि जितने नंबर ऑफ शेयर्स हमें इशू करने थे उससे कम अमाउंट की हमें एप्लीकेशन क्या हुआ, रिसीव हुई, तो वो क्या कहलाएगा, अंडर सब्सक्रिप्शन कहलाएगा। ऐसी हमें 10,000 शेयर इशू करने थे और 12,000 एप्लीकेशन रिसीव हो गई। मैंने बताया था अभी कि जो एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं ये ऐसा नहीं कि 10,000 शेयर इशू करने तो 10,000 ही प्रिंट होंगे, ये हमेशा एक्सेस में प्रिंट होते हैं, जो मांगता है सबको दिया जाता है, सर कोई अप्लाई कर सकता है। तो 10,000 शेयर इशू करने थे, 12,000 एप्लीकेशन आ गई, यानी जितने शेयर इशू करने थे उससे ज्यादा की एप्लीकेशन आपको रिसीव हो गई, तो इसको बोला जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं इसको, ओवर सब्सक्रिप्शन। अब ध्यान रखना एक चीज, शेयर तो 10,000 ही इशू होंगे जो डिसाइड हुए थे, ऐसा नहीं कि 12,000 एप्लीकेशन आ गई तो 12,000 शेयर इशू हो जाएंगे, नहीं, शेयर तो 10,000 ही इशू होंगे। ये जो 12,000 आ गई इनमें से 10,000 को तो शेयर्स अलॉट होंगे, बाकी 2,000 को उनका पैसा वापस रिफंड होगा। थर्ड सिचुएशन होती है कि 10,000 शेयर इशू करने थे और 10,000 ही एप्लीकेशन रिसीव हुई, यानी जितने शेयर्स हमें इशू करने थे उसके बराबर की एप्लीकेशन आपको रिसीव हुई है, ना एक ज्यादा ना एक कम। ये आज तक तो कभी हुआ नहीं एज पर माई नॉलेज, बट आपकी बुक्स में हो जाता है कि बोले 10,000 शेयर इशू करने थे और डॉट 10,000 ही एप्लीकेशन आई, ना एक ज्यादा ना एक कम, तो इसको क्या बोला जाता है, इक्वल सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं इसको अपन, इक्वल सब्सक्रिप्शन। समझ में आ गया व्हाट इज अंडर सब्सक्रिप्शन, कि जितने नंबर ऑफ शेयर इशू करने उससे कम अमाउंट की एप्लीकेशन रिसीव हुई तो इट इज अंडर सब्सक्रिप्शन, जितने शेयर इशू करने उससे ज्यादा अमाउंट की एप्लीकेशन रिसीव हो गई तो इट इज अ ओवर सब्सक्रिप्शन, और जितने नंबर ऑफ शेयर इशू करने डॉट उतनी ही एप्लीकेशन आई, ना एक ज्यादा ना एक कम, तो ये क्या कहलाएगा आपका इक्वल सब्सक्रिप्शन। ऐसे इसमें एक और कंसेप्ट होता है कि आपके शेयर का जो फेस वैल्यू 100 है और आप उसको इशू भी 100 में ही कर रहे हैं, यानी फेस वैल्यू इक्वल है इशू प्राइस ऑफ शेयर, यानी जो आपके शेयर की फेस वैल्यू उसी प्राइस पर आप शेयर को इशू कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है, इशूड एट पार। क्या बोलते हैं इसको, इशूड एट पार। ऐसी आपके शेयर की इशू प्राइस तो 100 है लेकिन आप उसको 120 रुपीज में इशू कर रहे हैं, यानी जितनी शेयर की फेस वैल्यू से ज्यादा प्राइस पे आप शेयर को इशू कर रहे हो, कर सकती है कंपनी, इसको बोलते हैं इशूड एट प्रीमियम। व्हेन इशू प्राइस ऑफ शेयर इज मोर देन द फेस वैल्यू ऑफ शेयर देन इट इज नोन एज शेयर इशूड एट प्रीमियम। और थर्ड है कि जितने आपकी शेयर की फेस वैल्यू से कम प्राइस पे अगर शेयर को इशू कर रहे हैं तो ये क्या जाता है, इशूड एट डिस्काउंट। पहले आपका जो पुराना कंपनी सेट था उसमें शेयर जब आईपीओ में इशू होते थे, फर्स्ट टाइम इशू होते थे, तो डिस्काउंट पे इशू हो सकते थे, बट अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 अब पब्लिक में शेयर आईपीओ के थ्रू डिस्काउंट पे इशू नहीं होते। अब शेयर या तो कंपनी इशू करेगी पार पे या फिर प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकती। एक होते हैं आपके स्वीट इक्विटी शेयर्स होते हैं जो एम्प्लॉयज को दिए जाते हैं, केवल इसी टाइप के शेयर्स हैं
जो एक कंपनी अपने डिस्काउंट पे इशू कर सकती है, इसके सिवा और कोई शेयर अब डिस्काउंट पे इशू नहीं होते हैं। याद रखिएगा, स्वीट इक्विटी शेयर या एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से टाइप्स के शेयर्स होते हैं जो डिस्काउंट पे इशू कर सकती है कंपनी, क्या कहलाते हैं, SWEAT, स्वीट इक्विटी शेयर्स। ठीक है, तो ये प्रोसेस था शेयर्स को इशू करने का। इस तरीके से एक कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है। समझ में आई बात आपको? अब कल अपन नेक्स्ट चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि जब एक कंपनी अपने शेयर इशू करेगी तो उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाएगी, कंपनी की बुक्स में, इन द बुक्स ऑफ कंपनी उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, वो अपन कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। होप आज जो पढ़ा है सब समझ में आया होगा। आगे और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए, पूरी अभी रिवीजन सीरीज चलेगी कंपनी अकाउंट्स की, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको इसकी और आगे की वीडियो की डिटेल्स तुरंत मिलती रहे। थैंक यू।